हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम जो क्षेत्रक हैं, जो सेक्टर्स हैं, उसमें जो हिस्टोरिकल चेंज आया, जो ऐतिहासिक परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जनरली अगर देखा जाए, सामान्यतः अगर देखा जाए तो अधिकांश विकसित देशों का जो इतिहास है ना, उसमें ये देखा गया है कि विकास जो होता है उसकी प्रारंभिक अवस्थाओं में जो फर्स्ट वाला सेक्टर है, यानी जो प्राइमरी सेक्टर है ना, उसकी आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण भाग रहता है। तो प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हमारी कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई है। पहले कृषि क्षेत्र हमारा समृद्ध होता गया है। पहले की तुलना में अच्छे उत्पादन होने लगा है। लोग दूसरे प्रकार के कार्य भी करने लगे हैं। जितने भी ट्रेडर्स हैं, क्राफ्ट पर्सन्स हैं, शिल्पी हैं, व्यापारी हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी है। खरीदना और बेचने की जो गतिविधियां हैं, क्रय जो विक्रय बोला जाता है, उसकी गतिविधियां वो भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। ट्रांसपोर्टर्स बढ़ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशंस बढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना, परिवहन, प्रशासक, सैनिक कार्य, इन सब से जुड़े हुए हैं। फिर भी अगर देखा जाए ना, तो इन सब के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, ऐसे अवस्थाएं हैं जिनमें अधिकांश उत्पादित वस्तुएं प्राकृतिक उत्पाद हुआ करती थी और प्राथमिक क्षेत्रक में आती थी। अधिकांश लोग इसी क्षेत्रक में काम भी करते हैं, इसी सेक्टर में काम करते हैं। फर्स्ट वाले सेक्टर में, प्राथमिक सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर के अंदर लंबे समय से, लगभग 100 साल से ज़्यादा का समय हो गया, उसके बाद से विशेषकर विनिर्माण की जो प्रणाली आई, उसमें कारखाने अस्तित्व में आ गए, क्योंकि न्यू मेथड्स आ गए ना, मैन्युफैक्चरिंग इंट्रोड्यूस्ड हुई, तो फैक्ट्रीज आ गई, फैक्ट्रीज केम अप एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, और फैक्ट्रियों में काम ज़्यादा होने लगा। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे, उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम भी करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। हमने इतिहास में पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है हमने, कि कैसे लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था। 16-16 घंटे काम करते थे, कोई सुविधाएं मौजूद नहीं थी उनके पास। कारखानों में सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुएं होती थी, लोगों का इस्तेमाल होने लगा वहाँ। उत्पादन की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से ये जो क्षेत्रक है ना, सेकेंडरी वाला, सेकेंडरी क्षेत्रक, सेकेंडरी सेक्टर, ये अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। इसके कारण अतिरिक्त समय में भी लोग काम करने लगे। वैसे तो 8 घंटे ही काम किया जाता है, लेकिन अतिरिक्त समय में भी अब काम होने लगा। क्यों? क्योंकि उत्पादन बढ़ाना था, उसकी डिमांड थी। इसका अर्थ कि जो क्षेत्रक हैं, उनका महत्व अब धीरे धीरे बदलने लगा, चेंज होने लगा। दिस मीन्स दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेक्टर हैड चेंज्ड इन द पास्ट 100 years। पिछले 100 सालों से हमने देखा है कि देयर हैज़ बीन अ फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्टियरी सेक्टर इन डेवलप्ड कंट्रीज़। विकसित जो देश है ना, जितने भी, वहाँ सेकेंडरी सेक्टर से अब हम कौन से सेक्टर की तरफ मुड़ते जा रहे हैं? थर्ड सेक्टर की तरफ, तृतीय क्षेत्र की ओर बदलाव होना शुरू हुआ है। अगर कुल उत्पादन देखा जाए, टोटल प्रोडक्शन देखा जाए, तो उसकी दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। जितने भी श्रमजीवी लोग हैं, सेवा क्षेत्र में ही अब लगे हुए हैं। विकसित देशों में यही सामान्य लक्षण देखा गया है।
तो ये जो है ना, मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर आल्सो एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर, दिस इज़ द जनरल पैटर्न। यही है जनरल पैटर्न ऑब्जर्व जो किया गया डेवलप्ड कंट्रीज़ में। तो व्हाट इज़ द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर इन इंडिया? भारत में तीनों क्षेत्रकों का जो कुल उत्पादन है और जो रोजगार है वो कितना है? अब हम तीनों सेक्टर्स की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर की। कितना है टोटल प्रोडक्शन, कितना है एम्प्लॉयमेंट इन तीनों सेक्टर के अंदर? आने वाले वर्षों में, पिछले जो वर्ष निकल गए हैं उनमें हमने देखा है, जो पिछले समय जा चुका है, देयर हैव बीन चेंजेस similar to the pattern observed for the developed countries. We shall see in the next section. अगला लेसन आएगा उसमें पढ़ेंगे हम, समझेंगे हम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कितना बदलाव आया, कहाँ कहाँ बदलाव आए, कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पर बदलाव आए, उन सब के बारे में भी हमें पता पड़ेगा और हम जानेंगे उन सब के बारे में। भारत में किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और जो तृतीय क्षेत्रक है उनके बारे में पता पड़ेगा हमको कि उनकी क्या स्थिति है इस पूरे भारत के अंदर। यहाँ पर एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ के द्वारा हमें पता पड़ सकता है कि स्थिति कैसी रही होगी। ये ग्राफ हमें बताता है कि यहाँ पर तीन प्रकार के रंग बने हुए हैं, एक नीले कलर का, एक लाल और एक तोते जैसे कलर का है थोड़ा सा। तीन प्रकार के सेक्टर को ये दर्शाता है। नीला रंग प्राइमरी सेक्टर को, लाल रंग सेकेंडरी सेक्टर को, हरा रंग टेरिटरी सेक्टर को बताता है। हमें ये बताता है वो कि 1973 और 74 में प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा था, सेकेंडरी सेक्टर कम था और जो टेरिटरी सेक्टर था वो जो है बीच में था। 2013 में और 14 में क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर कम हो गया, सेकेंडरी सेक्टर उससे ज़्यादा बढ़ गया, टेरिटरी सेक्टर उससे भी ज़्यादा हो गया, 3 गुना अधिक बढ़ गया। किनारे पैसों की संख्या दी गई है, रुपयों की संख्या दी गई है करोड़ रुपए में कि कितना कितना उनका हिस्सेदारी है। तो इससे ये पता पड़ता है हमको कि हमारे आंकड़े हमें क्या दिखाते हैं, क्या क्या इन पूरे अधिक से 40 से अधिक सालों में क्या क्या उत्पादन में, किस किस उत्पादन में हमने बढ़ावा किया, हमने बढ़ना शुरू किया, ग्रोन हुई हमारी पिछले 40 सालों के अंदर। उन सभी चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उत्पादन में तृतीयक जो क्षेत्रक है उसका बढ़ता महत्व। जो टेरिटरी सेक्टर है हमारा, उसका प्रोडक्शन जो है वो कैसे, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, उसके बारे में जानेंगे। 73-74 से लेकर 2013-14 यानी कि 30 से 40 सालों के बीच में इन देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है, परंतु सबसे अधिक जो वृद्धि हुई है ना, वो सबसे अधिक जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो सबसे अधिक इंक्रीज हुआ है, वो कौन सा सेक्टर है मालूम है आपको? थर्ड सेक्टर, तृतीय क्षेत्रक। इसमें उत्पादन में वृद्धि हुई है। 2013 और 14 में भारत में जो प्राथमिक सेक्टर था यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर था उसको प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्रक सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरता चला गया। तो भारत में ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके कई कारण हैं और वो कौन कौन से कारण हैं आपको बता देता हूँ। पहला, फर्स्ट, in any country several services such as hospital, educational institution, post and telegraph services, police station, courts, village administration offices, municipal corporation, defense, transport, banks, insurance companies etc are required। किसी भी देश में सेवाएं चाहिए होती हैं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक तार सेवा, थाना, कचहरी,
प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी, इन सब की आवश्यकता महसूस होती है। इन्हीं को हम कहते हैं बुनियादी सेवाएं, बेसिक नीड्स, बेसिक सर्विसेज। एक डेवलपिंग कंट्री के अंदर द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविज़न ऑफ दीज सर्विसेज। वहाँ पर क्या होता है, विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार के पास होती है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड जो पॉइंट है वो द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। कौन कौन सी सर्विसेज, सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज एंड द लाइक, एज वी हैव ऑलरेडी सीन। तो दूसरा पॉइंट, कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन का व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। तो जो फर्स्ट और जो सेकंड सेक्टर है ना, उसका विकास जितना अधिक होगा, सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। यानी फर्स्ट और सेकंड यानी प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर अगर बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो इसका मतलब है कि सर्विसेज की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारा टेरिटरी सेक्टर अपने आप ही ऊपर होता चला जाएगा ऊपर पहुंच जाएगा। तीसरा पॉइंट, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है ना, इनकम लेवल राइज होता है, तो जो सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल है ना स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज। तो वो डिमांड करते हैं और सर्विसेज के लिए, भैया ये भी हमें सेवाएं दो, ये भी सेवाएं दो। अब वो कौन कौन सी सेवाएं हैं, सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ETC एट्सेट्रा। रेस्टोरेंट चाहिए होगा उनको, पर्यटन क्षेत्र चाहिए, शॉपिंग चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए, निजी स्कूल चाहिए, व्यावसायिक प्रशिक्षण चाहिए, इनकी मांग शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों में इस प्रकार से बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता चला जाता है। चौथा पॉइंट, पिछले कुछ दशकों से हमने देखा है सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है, यानी कि हमारी जो सर्विस है जिसे हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, वो भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी और एसेंशियल हो गई है और इसमें तेज़ी से वृद्धि भी हो रही है। तो हमें ये याद रखना चाहिए कि सेवा क्षेत्र में सभी सेवाओं में समान रूप से समृद्धि नहीं हो पा रही है। कोई हल्का सा बढ़ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा हो गया है और कोई बहुत कम पर रह गया है। भारत में सेवा क्षेत्र कई तरीके से लोगों को नियोजित करती है। एक और तो सेवाओं की संख्या सीमित है जिनमें अत्यंत कुशल और शिक्षित श्रमिकों को रोजगार मिलता है। दूसरी ओर बहुत अधिक संख्या में लोग छोटी मोटी दुकानों में मरम्मत करते हैं, काम करते हैं, सेवाओं में लगे हुए हैं। ये लोग बड़ी मुश्किल से जीविका का निर्वाह कर पाते हैं, अपना जीवन चला पाते हैं और इन सेवाओं में इसीलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा अवसर नहीं है, कोई और उनके पास वैकल्पिक अवसर ही नहीं है। वो मैनेज कर रहे हैं अपने आप को, उनके पास कोई अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। तो हेंस ओनली अ पार्ट ऑफ दिस सेक्टर इज ग्रोइंग इन इम्पोर्टेंस। हो क्या रहा है, इस कारण इस सेवा क्षेत्र में कि केवल कुछ भागों का ही महत्व बढ़ रहा है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वो अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, इस पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। अब लोग अधिकांश कहाँ नियोजित हैं, तो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो भारत जैसे देश में अधिकांश जो लोग हैं ना, वो तीनों जो क्षेत्रक हैं हमारे, उनकी हिस्सेदारी अलग अलग है। जब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और आगे, तो हमें ये पता पड़ेगा कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है ना हमारी, वो कौन कौन से काम में लगी हुई है। हम नेक्स्ट हमारा जो एपिसोड आएगा, उस एपिसोड में हम ये जानेंगे कि अधिकांश लोग कहाँ पर लगे हुए हैं।
एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं, सरकार उन एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करने के बाद लोगों के लिए क्या चीज़ें उपलब्ध करा रही है, ये सारी चीज़ें हम उस नेक्स्ट टॉपिक में जानेंगे। तो आज के लिए आपके लिए बस इतना ही। आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, ध्यान देते रहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो एक बार 2 बार वीडियो देखिए, साथ ही साथ अपनी बुक से भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। थैंक यू वेरी मच।